सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का जनवरी 19 का पढ़ने वाले हैं। चेक डू नॉट क्रॉस इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जुडिशरी को कंट्रोल करना चाह रही है और जुडिशरी अपने ऊपर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट को देना नहीं चाहती है। तो दोनों के बीच में कैसे कड़वाहट भरे रिश्ते प्ले आउट हो रहे हैं। शुरू करेंगे इस आर्टिकल को, इंटरेस्टिंग आर्टिकल को आज के क्विज के साथ में। आर्टिकल को पढ़ते हुए जो चीज़ें आपसे मैं शेयर करूं, ग्रामर की, वोकैबुलरी की, सब चीज़ों को इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है। ऊपर कॉम्प्रिहेंशन के भी क्वेश्चंस हैं, नीचे ग्रामर वोकैब के क्वेश्चंस हैं। सब चीज़ें जब सीखोगे ना, लास्ट में 7 में से 7 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। चलिए शुरू करें क्लास को। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में दूंगा क्विज के। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी चेक डू नॉट क्रॉस। देखिए चेक वर्ड है ना, इसका नॉर्मल मीनिंग होता है किसी चीज़ की जांच करना। जैसे आप किसी की कॉपी चेक कर रहे हो, स्टूडेंट की कॉपी करता है ना टीचर चेक, उसकी जांच करता है, इवैल्यूएशन करता है, मूल्यांकन करता है। लेकिन चेक वर्ड का इंग्लिश में एक और मीनिंग भी है, किसी पे कंट्रोल करना, किसी पे नियंत्रण करना। कह रहा आप चेक करो, आप रेगुलेट करो, आप कंट्रोल करो, आप क्रॉस मत करो, आप सीमाओं को मत लांघो, जुडिशरी की सीमाओं के दायरे में मत घुसो। जो कमियां हैं, खामियां हैं जुडिशरी में, उस पर काम कर सकते हो, बस जुडिशरी को कंट्रोल करके उसके ऊपर बैठ जाने की मंशा से काम मत करो। क्रॉस नहीं करना है लिमिट्स को। बात आ गई समझ में? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। अब डिटेल में देखेंगे कौन किसको चेक और कौन किसको क्रॉस करना चाहता है। कह रहे गवर्नमेंट शुड वर्क टूवर्ड्स सिस्टेमिक रिफॉर्म एंड नॉट अटैक द जुडिशरी। कह रहे हमारी सरकार को, गवर्नमेंट को टेक्निकली इसके आगे द लगा होना चाहिए। जब भी हमारी सरकार की बात हो, है ना, आपको अंडरस्टूड हो गवर्नमेंट से, पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात तो हो नहीं रही है, नेपाल की सरकार की बात तो हो नहीं रही है, भारत सरकार की बात हो रही है। तो जब ये अंडरस्टूड हो तो उसके आगे आप द लगा दो उस चीज़ को पक्का करने के लिए। कह रहे जो द गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट है, उसको इस काम की तरफ वर्क करना चाहिए। शुड वर्क टुवर्ड्स, इस तरफ काम करना चाहिए। और किस तरफ भाई काम करना चाहिए? ऐसे रिफॉर्म पे, ऐसे सुधारों पे जो है सिस्टेमिक। सिस्टेमिक का मतलब है सिस्टम से रिलेटेड, सिस्टम में जो कमियां हैं ना, उन सुधारों में लाने की तरफ वर्क करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए सरकार को भाई? एंड लगा के बता रहे, नॉट अटैक द जुडिशरी। गवर्नमेंट शुड नॉट अटैक द जुडिशरी। सरकार को अटैक नहीं करना चाहिए, हमला नहीं बोलना चाहिए जुडिशरी के ऊपर। सेंटेंस समझ में आ गया? सब्जेक्ट है आपका गवर्नमेंट, इसकी दो वर्ब्स हैं। एक मिनट रुको, मैं वर्ब मार्क कर दूं पहले। इसकी दो वर्ब्स हैं। पहली वर्ब है सरकार की, शुड वर्क, और दूसरी है शुड नॉट अटैक। अब आप बोलोगे सर शुड कहाँ से आ गया यहाँ पे? जब एक ही क्लोज में, एक ही सब्जेक्ट की एक से ज़्यादा वर्ब्स आ जाए और उनमें हेल्पिंग वर्ब कॉमन हो, हेल्पिंग वर्ब कॉमन हो, तो हम क्या करते हैं भाई? पहली बार हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं और दूसरी, तीसरी या चौथी बार जितनी भी बार वो हेल्पिंग वर्ब आएगी उसको स्किप कर देते हैं। बस यहाँ पे तो वही हुआ है। गवर्नमेंट शुड वर्क पहली वर्ब है, गवर्नमेंट शुड नॉट अटैक दूसरी वर्ब है। शुड को दूसरी बार हमने नहीं लिखा, विच इज अंडरस्टूड कि ये अपने आप यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, थोड़ा समझें सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे बनती है। सिस्टेमिक मैंने आपको बता दिया, समथिंग विच इज रिलेटिंग टू अ सिस्टम, समथिंग विच इज सिस्टमैटिक इज कॉल्ड सिस्टेमिक। सिस्टम में कमियां हैं उसको हमें दूर करना है। चलिए जल्दी से इस आर्टिकल की सारी वोकैबुलरी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स देख रहे हो ना, शुरू में वोकैबुलरी को सीख लोगे तो पढ़ते हुए आपको बार बार ब्रेक्स लेने नहीं पड़ेंगे। और उसी के साथ में एग्जाम्स की तैयारी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट लगाना। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे अपने लेवल को उतना ही बेहतर बना सकते हो। और मॉक टेस्ट के लिए मैं सभी को रिफ़र करता हूँ टेस्टबुक.com। जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने टेस्टबुक.com के पास लेने थे लेकिन सेल को मिस कर दिया, अब आप फ़ायदा ले पाएंगे 17 से 19 जनवरी के बीच। 400 रुपये का मॉक टेस्ट पास 1 ईयर वैलिडिटी वाला आपको 269 में मिल रहा है। 60,000 मॉक टेस्ट इसमें मिलेंगे। 670 एग्जाम्स कवर्ड है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, स्टेट एग्जाम्स। किसी का अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पास में सबका सिंगल पास में तैयारी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पास का लिंक रखा है, इस पर क्लिक करें। 299 में आपको पास दिखाएगा। एडिशनल डिस्काउंट लेने के लिए कोड लगाना ना भूलें, YT10। जैसे ही कोड इस्तेमाल करेंगे 299 वाला पास आपको 269 में मिलने लगेगा। चलिए अगर पास लेना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा हुआ है। चलो वोकैब शीट खुल गई है। सेल्वो से शुरू करेंगे। आज का पहला वर्ड है सेल्वो। का मतलब होता है एन ऑल आउट अटैक। पूरे दम के साथ हमला होता है ना जब किसी पे, उसको बोलते हैं सेल्वो। और ज़रूरी नहीं है सेल्वो सिर्फ फिजिकल अटैक हो, किसी पे बम फोड़ दिया, लाते घुसे मार दी, ऐसा नहीं।
अगर आपने स्टेटमेंट से भी अटैक कर दिया किसी पे, क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी को, वो भी एक सेल्वो है। सेल्वो का एक बहुत ही कॉमन सा सिनोनिम है बैराज, और एक सिनोनिम है वॉली। तीनों ही वर्ड्स आप अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग जगहों पे देखोगे। तीनों का मतलब है ऑल आउट अटैक, चाहे फिजिकल चाहे वर्बल। द मिनिस्टर स्टेटमेंट इन्वाइटेड अ सेल्वो ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द जर्नलिस्ट प्रेजेंट। मिनिस्टर की स्टेटमेंट ने इनवाइट किया, निमंत्रण दिया एक क्वेश्चंस के सेल्वो को, एक क्वेश्चंस के अटैक को। और कहाँ से? सभी के सभी पत्रकारों से, जर्नलिस्ट से जो प्रेजेंट थे, वहाँ पे मौजूद थे। समझ आ गया सेंटेंस? चलो, अब जो अगला वर्ड है ना वो सेल्वो से मिलता जुलता है। इसका मतलब है फल्मिनेशन का अ शार्प वर्बल अटैक। देखो, सेल्वो तो फिजिकल भी हो सकता है, सेल्वो वर्बल भी हो सकता है, लेकिन ये होता है पूरे दम से लगाया हुआ, ऑल आउट। लेकिन फल्मिनेशन है ना, ये एक वर्बल अटैक है, फिजिकल अटैक नहीं है, और इसमें ऑल आउट वाली फीलिंग नहीं होती। हाँ, शार्प होता है, शार्प क्रिटिसिज्म को बोल सकते हैं फल्मिनेशन। अब देखो, इसके दो तीन अच्छे सिनोनिम्स हैं। एक एडवांस्ड बता रहा हूं, डायट्राइब। डायट्राइब, शार्प वर्बल अटैक, डायट्राइब। आउटबर्स्ट एक कॉमन सा सिनोनिम है, और टायरेड भी आपने कई बार सुना होगा। टायरेड का मतलब भी होता है वर्बल अटैक। द पीएम्स कमेंट्स प्रोवोक्ड अ फल्मिनेशन, अ टायरेड या अ डायट्राइब फ्रॉम द मीडिया एंड द पीपल। पीएम के जो कमेंट्स थे उन्होंने प्रोवोक कर दिया, उकसा दिया, भड़का दिया एक शार्प वर्बल अटैक को मीडिया से और लोगों से, दोनों की तरफ से। कुछ ऐसे कमेंट्स किए होंगे पीएम ने कि लोग और मीडिया दोनों ही वर्बली अटैक कर रहे हैं पीएम को। चलिए, फल्मिनेट नाम की वर्ब से बना है। फल्मिनेट का मतलब होता है अटैक करना, है ना, वर्ब फॉर्म में। तो ये दोनों वर्ड्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। आज के आर्टिकल में दोनों को आप देखेंगे। और आगे बढ़े, चलो। अच्छा वर्ड आज भी एक और, वैनगार्ड। वैनगार्ड मैंने आपको बता दिया, वो वाली गार्ड्स की टुकड़ी होती है किसी भी बटालियन में जो सबसे आगे एक वैन में चलती है। समझ गए? याद रख लोगे ना इसको। किसी भी बटालियन में दुश्मन का सामना करते हुए सबसे आगे जो गार्ड्स की टुकड़ी वैन में चलती है, दैट इज कॉल्ड वैनगार्ड, अ लीडिंग यूनिट्स ऑफ एन आर्मी। या फिर एक इंस्पायरिंग फर्स्ट एग्जाम्पल किसी भी फील्ड का, वो भी वैनगार्ड कहलाता है। जरूरी नहीं है आर्मी से ही कनेक्ट करना है। अगर किसी फील्ड में आपने कुछ कर दिया, इलॉन मस्क क्या कर रहे हैं? इलॉन मस्क रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाली कार्स के फील्ड में वैनगार्ड में है, सबसे आगे हैं। फर्स्ट एग्जांपल को उन्होंने टेस्ला मोटर्स के जरिए एस्टैब्लिश किया है। गूगल एंड मेटा आर इन द वैनगार्ड ऑफ अ टेक्नोलॉजी फ्रंट। गूगल और मेटा यानी फेसबुक वैनगार्ड में है, सबसे आगे की पोजीशन में है हमारे टेक्नोलॉजी फ्रंट की, हमारे तकनीक के मोर्चे की। अब देखो, इसको इन द वैनगार्ड या एट द वैनगार्ड, ऐसा दोनों तरीके से बताया जा सकता है। ये फ्रेज है इन द वैनगार्ड या एट द वैनगार्ड, है ना, याद रखना इसको। और इसके सिनोनिम्स हैं फोर फ्रंट, एवेंट ग्रेड, कटिंग एज और पायनियर। पायनियर एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, आपको आना चाहिए। सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने वाला एग्जाम्पल किसी भी फील्ड का पायनियर कहलाता है। चलो, अगला वर्ड है लूप होल्स। आप कभी बरसात में निकले और पानी भरा हुआ था सड़क पे, अचानक से आपका पाँव एक ऐसी जगह पड़ा जहाँ गड्ढा था। क्या था? गड्ढा था। वो गड्ढा आपको दिख नहीं रहा था पानी की वजह से, लेकिन गड्ढा तो वहीं था ना। ऐसी खामियां जो दिखती नहीं है किसी सिस्टम में, ऐसी डेफिशिएंसीज को हम बोलते हैं लूप होल्स। साफ साफ नहीं दिखेंगे, जो अंदर घुसेगा ना उसी को पता है कि ये लूप होल है। ऐसे इस वर्ड को आपको याद रखना है। इसको एक एस्केप रूट भी बोलते हैं, क्योंकि सिस्टम की खामियों का फायदा लेकर के बहुत लोग सिस्टम से बचने की कोशिश करते हैं। लूप होल्स आपके बचाव का रास्ता है, एस्केप रूट भी कहलाता है। रिच पीपल ऑफन गेट अवे विद देयर क्राइम्स यूजिंग लूप होल्स इन द फ्लो। अमीर लोग अक्सर बच निकलते हैं, गेट अवे करते हैं, और किसके साथ? अपने क्राइम्स के साथ भी इस्तेमाल में लेते हुए एस्केप रूट्स को या खामियों को लॉ के अंदर या कानून के अंदर। लूप होल्स के सिनोनिम्स हैं वे आउट, लैक्यूना, ये वर्ड आपको पता होगा, लैक्यूना शायद। फ्लॉ भी इसका एक सिनोनिम है, खामी या कमी। आज फ्लॉ नाम के वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। फ्लॉ इन अ सिस्टम, खामियां उस सिस्टम की। चलिए, अगली फ्रेजल वर्ब है क्रैक डाउन। क्रैक डाउन, क्लैंप डाउन, रेन इन, तीनों का मतलब होता है कंट्रोल करना, शिकंजा कसते हुए। किसी चीज़ पे कंट्रोल करना, शिकंजा कसते हुए। आज रेन इन नाम की फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में आएगी। टैक्स अथॉरिटीज हैव स्टार्टेड क्रैकिंग डाउन ऑन टैक्स इवेडर्स। टैक्स अथॉरिटीज ने शुरू कर दिया है शिकंजा कसना टैक्स चोरों पे। क्लैंप डाउन, क्रैक डाउन या रेन इन करना टैक्स के इवेडर्स पे। चलिए, ये वर्ड हो गया। रेन इन आर्टिकल में देखेंगे, फ्रेजल वर्ब है। अब एक बहुत ही एडवांस वर्ड बता रहा हूँ, इंजेमिनेट। जब तक इस वर्ड को 4-5 बार देखोगे, याद नहीं करोगे ना, दिमाग में बैठेगा नहीं। और इस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपीट करना, अगेन एंड अगेन। रीआइट्रेट इसका एक कॉमन सा सिनोनिम है, आज आर्टिकल में आने वाला है। रिपीट भी बोल सकते हैं, एम्फसाइज भी बोल सकते हैं, और हार्प ऑन नाम की फ्रेजल वर्ब से भी इसको बुलाया जाता है। हार्प ऑन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, ये एक नेगेटिव फॉर्म में यूज होने वाली फ्रेजल वर्ब है। हिंदी में इसको बोलते हैं राग अलापना।
कोई आदमी है ना बार बार आपको आके कहता है जी ऐसा है वैसा है, कंप्लेन करता है, या कोई अपनी बात बताने लगता है, बार बार रिपीट करने लगता है, तो आप बोलते हो ना यार ये तो यही राग अलापता रहता है यार, इसका तो एक ही काम है यार, ये तो हमेशा ऐसा कहता रहता है। कुछ बड़े बूढ़े होते हैं ना, कुछ ऐसी बातें करते हैं बार बार, तो अपने जो हिंदी में बोलते हैं ना राग अलापना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हार्प ऑन समथिंग। द प्रिजनर इंजामिनेटेड हिज रिक्वेस्ट फॉर मर्सी बिफोर द जज। प्रिजनर ने इंजामिनेट किया, रिआइटरेट किया, दोहराया अपनी रिक्वेस्ट को मर्सी के लिए, दया के लिए जज के सामने, बार बार जज को बोल रहा था कि मुझ पर रहम खाओ। चलो, दो वर्ड्स हो रहे हैं, वेस्टेड। वेस्टेड वर्ड आपने बहुत सुना होगा अगर आप रीडिंग करते हैं तो। वेस्टेड का मतलब होता है हिडन, वेल्ड, छुपा हुआ। वेस्टेड इंटरेस्ट नाम का फ्रेज भी आप देखेंगे, ऐसे इंटरेस्ट जो छुपे हुए हैं किसी काम में, किसी इंसान के, आपको बता नहीं रहा है, बस आपसे काम करवा रहा है क्योंकि उसका कुछ इंटरेस्ट वेस्टेड है, हिडन है। पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट आर अपोजिंग द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन द एरिया। बहुत ही पावरफुल लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं, छुपे हुए जो इंटरेस्ट हैं, वो अपोज कर रहे हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को, विकास के प्रोजेक्ट्स को इस एरिया के अंदर। इसको क्लोथेड और अल्टीरियर भी बोलते हैं, छुपी हुई चीज़ को। आज ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। वेल्ड इसका सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे। वेल के बारे में बता देते हैं आपको। वेल का मतलब होता है पर्दा, और जो चीज़ वेल्ड है ना वो पर्दे के पीछे है, यानी छुपी हुई है। ऐसे वर्ड याद रख सकते हैं। लास्ट वर्ड है इम्पिंज ऑन करना या अपॉन करना, फ्रेजल वर्ब है। इसके दो मीनिंग्स हैं, किसी पे बुरा प्रभाव छोड़ना या कहीं पे लिमिट से आगे घुस जाना, किसी दूसरे आदमी की, किसी दूसरी चीज़ की। द न्यू लॉ में इम्पिंज अपॉन द फ्रीडम ऑफ प्रेस। नया कानून जो है बुरा प्रभाव छोड़ेगा या लिमिट्स को क्रॉस कर देगा प्रेस की फ्रीडम की, जर्नलिज्म की, पत्रकारिता की आज़ादी की। इम्पिंज ऑन नाम की फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में आएगी। ब्रीच, ट्रैम्पल अपॉन, इम्पैक्ट, इनक्रोच, वायलेट, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए डिटेल में आपको करवा दिए। चलिए एक समरी दे दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है पता लगे। देखो, हमारी जुडिशरी में, न्यायपालिका में एक कमी है, और कमी ये है कि यहाँ पे ट्रांसफर्स और प्रमोशंस का सिस्टम बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। एक कोलिजियम सिस्टम बना हुआ है जजेस का, जिसमें जजेस डिसाइड करते हैं कौन सा जज आगे, कौन सा जज पीछे, कौन प्रमोटेड, कौन डिमोटेड, कौन ट्रांसफर्ड। और इस वजह से भाई भतीजावाद होने की बहुत संभावनाएं हैं इस सिस्टम के अंदर। ये सिस्टम अपने आप में अच्छा सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारी सरकार ने क्या किया, सरकार ने जुडिशरी को बोला कि इस सिस्टम को आप खत्म कर दो और हम एक नया सिस्टम ला रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट कर दो। लेकिन नए सिस्टम में जुडिशरी की जगह पे सरकार के पास कंट्रोल आ रहा है कौन जज कहां बैठेगा, जो कि अपने आप में गलत बात है। और इस बात को लेकर के दोनों के बीच में तकरार हो रही है, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। दोनों एक दूसरे पे गलत बयान भी दे रहे हैं। सरकार बार बार वर्बल अटैक्स कर रही है जुडिशरी के ऊपर। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि जो गलतियां हैं, खामियां हैं, उनको चेक करो, उनको कंट्रोल करो, सिस्टम को क्रॉस करने की कोशिश मत करो। सरकार के लिए सजेशन है कि आप जुडिशरी को सही बनाने के चक्कर में एक नया गलत सिस्टम मत ले आना, जिसमें आप कंट्रोल करने लगो कि जज साहब कहाँ कैसे बैठेंगे और कहाँ ट्रांसफर्ड होंगे। बस आज इसकी यही समरी है। एनालाइज कर रहा है पूरे इशू को, साथ में क्रिटिसाइज कर रहा है सरकार को, जुडिशरी को ओवर पावर करने के लिए, अटैक करने के लिए जुडिशरी के ऊपर। शुरू करें आर्टिकल को। अब इसको नॉलेज लेने की तरह पढ़ना और आपको पता लगेगी बहुत सारी चीज़ें, है ना। कह रहे जी, देयर इज समथिंग रूड एंड अनप्लेजेंट इन द वे द गवर्नमेंट इज गोइंग अबाउट द टास्क ऑफ डिमांडिंग अ बिग से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। कह रहे जी, कोई चीज़ है ना, समथिंग, कोई चीज़ है, देयर इज समथिंग, और कैसी है, बहुत ही रूड और अनप्लेजेंट है। बहुत ही रूड तो आप जानते हैं रफ क्या होता है, और अनप्लेजेंट मतलब खराब है, बहुत ही खराब और अनप्लेजेंट है। और किसमें, उस तरीके में, इन द वे, उस तरीके में जिसमें हमारी सरकार जो है ना, गवर्नमेंट, वो गो अबाउट कर रही है। गो अबाउट करना मतलब अप्रोच करना। हमारी सरकार अप्रोच कर रही है, और किसको, इस टास्क को, इस काम को, जो है डिमांड करने का, मांग करने का, अपनी एक बहुत बड़ी से, अपना एक बहुत बड़ा राय, अपना बहुत बड़ा हाथ। से का मतलब होता है अपनी बात जो है मनाई जाए, अपनी बड़ी बात जो है अपॉइंटमेंट में जजेस की, हमारे संवैधानिक कोर्ट्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में। आगे बात समझ में। तो सरकार जो है कोर्ट्स के सिस्टम को सही करने के नाम पे अपना सिस्टम बिठाना चाह रही है, जिसमें सरकार बताएगी कोर्ट को कि कौन सा जज कहाँ बैठेगा, विच इज़ वेरी रूड एंड वेरी अनप्लेजेंट वे ऑफ रिफॉर्मिंग द सिस्टम। चलिए, समथिंग सब्जेक्ट है आपका, इज इसकी वर्ब है। वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखा गया है क्योंकि क्लोज शुरू हो रहा है देयर से। याद रखें, देयर से शुरू होने वाले क्लोज में वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा जाता है, और वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर्ब भी इज की जगह पे आर होती। ये सिंगुलर है तो इज लगी हुई है। द गवर्नमेंट आपने देख लिया, हमारी सरकार है तो द लग गया आगे। गवर्नमेंट की वर्ब है इज गोइंग अबाउट। गो अबाउट करना, किसी चीज़ को अप्रोच करना, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। अब और आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जी, द लेटेस्ट सेल्वो इज फ्रॉम यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू।
who has written to the Chief Justice of India to request that the executive be given a role in the appointment process. इतना ही पढ़ेंगे, आगे और भी है। कह रहा है जो लेटेस्ट सेल्वो आया है ना, सेल्वो मैंने आपको बता दिया ऑल आउट अटैक, वर्बल या फिजिकल। अब फिजिकल तो होगा नहीं जज साहब पे, तो वर्बल ही होगा। तो कह रहा है जो लेटेस्ट अटैक मारा है वो आया है हमारे केंद्रीय कानून मंत्री की तरफ से, किरण रिजिजू जिनका नाम है, और जिन्होंने लिख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये रिक्वेस्ट करने के लिए दैट वो ये कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, उसको दिया जाए एक रोल, दिया जाए एक भूमिका जजेस की अपॉइंटमेंट की प्रोसेस में। अब आगे कह रहा है विच नाउ इज बीइंग हैंडल्ड बाय अ कोलिजियम ऑफ जजेस। कह रहे ये वही अपॉइंटमेंट प्रोसेस है जो अभी हैंडल हो रही है, जिसको हैंडल किया जा रहा है एक कोलिजियम नाम के सिस्टम के द्वारा जो बना हुआ है जजेस का। तो अभी जज ही अपनी अपॉइंटमेंट को कंट्रोल करते हैं, कोई मिनिस्ट्री कोई मंत्रालय नहीं करता है। सरकार बोल रही है कि आप बंद कर दो, हम आपको बता देंगे, आप हमारे हिसाब से कर लो। तो ये नया सेल्वो सरकार ने एक लेटर के जरिए जजेस पे अटैक किया है। सेल्वो की वर्ब है इज, हु की वर्ब है हैज रिटन, हु आया है यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू के लिए, एग्जीक्यूटिव की वर्ब है, कार्यपालिका की वर्ब है बी गिवन। इसको बोलते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। आज इसको डिटेल में नहीं करवाऊंगा, कई बार शायद हो चुका है पहले, फिर किसी क्लास में इसको डिटेल में लेंगे। इसमें ये याद रखें कि जब भी किसी को कोई रिक्वेस्ट की जाए, किसी को कोई बात कहने के लिए कमांड की जाए, ऑर्डर किया जाए, और दैट के बाद जब क्लोज आए तो उसमें आप वर्ब की बेस फॉर्म को यूज़ करते हैं एक्टिव में, और बी प्लस में V3 को यूज़ करते हैं पैसिव में। करवा दूंगा ये कॉन्सेप्ट फिर से कभी, आज की क्लास में लंबा हो जाएगा और कॉन्सेप्ट ऑलरेडी रेडी हैं इसमें, ठीक है। सब्जेक्टिव मूड लगा हुआ है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। विच की वर्ब है इज नाउ बीइंग हैंडल्ड, विच आया अपॉइंटमेंट प्रोसेस के लिए। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा रिपोर्ट से दैट द मिनिस्टर वांट्स द फॉर्मेशन ऑफ ए सर्च एंड इवेल्युएशन कमिटी विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू सजेस्ट नेम्स टू द कोलिजियम्स इन हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट्स। रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं, खबरों का ऐसा दावा है। क्या कहती हैं भाई रिपोर्ट्स? रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मिनिस्टर जो है ना किरण रिजिजू साहब, ये चाहते हैं कि फॉर्म कर दिया जाए, फॉर्मेशन हो जाए एक सर्च एंड इवेल्यूएशन कमेटी की। ऐसी कमेटी जो जजेस को सर्च करेगी और उनको इवेल्युएट करेगी, उनकी जांच करेगी, है ना, कौन कितना सीनियर कितना जूनियर। और कह रहा है ये कमेटी कैसे होगी? गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में, गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों के साथ में। और क्यों होगी? ताकि सजेस्ट किया जा सके नामों को, कोलिजियम्स को हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो मिनिस्टर का यही कहना है कि सरकार को भी अपॉइंटमेंट प्रोसेस का एक हिस्सा बना लो, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोलिजियम को आप जो है अपने हिसाब से चलाते रहो। रिपोर्ट्स की वर्ब है से, मिनिस्टर की वर्ब है वांट्स। द मिनिस्टर लिखा है तो एक खास मिनिस्टर है, किरण रिजिजू की बात हो रही है, जिनकी बात पहले हो चुकी है ना, इसलिए द लगा के अपन ने उनको यहाँ पे उनको रेफरेंस दिया है। चलिए और क्या कह रहा है जी? कह रहा है जी ही इज ऑल्सो अंडरस्टूड टू हैव आस्क्ड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट in the Supreme Court Collegium and a state government's representative in the High Court Collegiums। कह रहा है ऐसा भी समझा जाता है उनके लिए, he is also understood, ऐसा भी उनके लिए समझा जाता है कि वो आस्क कर चुके हैं, वो पूछ चुके हैं या मांग कर चुके हैं एक रिप्रेजेंटेटिव की, एक प्रतिनिधि की यूनियन गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम में, और एक स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की हाई कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम में। तो ऐसा भी उन्होंने बोल दिया कि कोलिजियम में भी एक आदमी हमारा ही बिठा दो, कमेटी में जो बैठेगा वो तो बैठेगा ही हमारा, जो आदमी आपको सजेस्ट करेगा नाम, और जो नाम फाइनल होंगे ना उस कमेटी में भी हमारा एक आदमी बिठा दो सरकार का। हम फाइनलाइजेशन में भी थोड़ा हेल्प करना चाहते हैं आपको जजेस के ट्रांसफर प्रमोशन में। ही की वर्ब है इज ऑल्सो अंडरस्टूड। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, पहले मैं आपको थोड़ा सा ना मेंटल फ्यूल देता हूँ। ये टू हैव आस्क्ड यहाँ पे क्यों लिखा गया है? अंडरस्टूड, टू प्लस हैव प्लस V3, ये कौन सी स्ट्रक्चर है और कब इसका इस्तेमाल होता है? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, फिर इस कॉन्सेप्ट को मैं 5 मिनट लगा के आपको अच्छे से करवाता हूँ। थोड़ा फ्लो बनाते हैं अपने आर्टिकल का। कह रहे जी द लेटर कम्स एज द लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस अगेंस्ट द जुडिशरी। कह रहे जो लेटर आया है ना, ये आया है सबसे नए वाले के तौर पे, लेटेस्ट के तौर पे, एक श्रृंखला में, सीरीज में, जो है ऑफिशियल वर्बल अटैक्स की, फल्मिनेशंस की, डायट्राइब्स की, जुडिशरी के खिलाफ, हमारी न्यायपालिका के खिलाफ। लेटर की वर्ब है कम्स। फल्मिनेशन, आउटबर्स्ट, डायट्राइब, याद है ना? वर्बल अटैक को, वर्बल अटैक के लिए सारे के सारे जो है वर्ड्स हैं। चलिए और आगे बढ़े। और कह रहा है जी मिस्टर रिजिजू हैज़ बिन एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस अटैक, frequently questioning the collegium system by rightly highlighting some of its acknowledged flaws। कह रहा अब ये सारा जो लेटर आ रहे हैं, जा रहे हैं, फल्मिनेशन हो रहे हैं, वर्बल अटैक सेल्वो हो रहे हैं, कह रहा रिजिजू साहब जो है ना, ये रहे हैं फोर फ्रंट पे,
सबसे आगे की टुकड़ी पे, वैन गार्ड पे इस पूरे अटैक की। और कैसे? बार बार या फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन करते हुए, सवाल उठाते हुए कोलिजियम सिस्टम पे। और कैसे वो सवाल उठा रहे हैं, बहुत सही तरीके से हाईलाइट करते हुए इसके कुछ एक्नॉलेज फ्लॉज को, ऐसी कमियों को, ऐसे लूप होल्स को, डेफिशिएंसीज को, जिसको कोर्ट ने भी एक्नॉलेज कर लिया है। तो ये रिजिजू साहब और सरकार क्या कर रहे हैं, कोर्ट ने अपनी जो कमी मान ली है ना, हमारे एक सिस्टम में कमी है, हमें इसे चेंज करना है, उसी कमी का इस्तेमाल करते हुए बार बार कोर्ट को अटैक कर रहे हैं। वही कमी जो कोर्ट ऑलरेडी मानती है कि हमारी है ना। तो सही चीज़ का सहारा लेकर के किसी गलत काम को करवाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, रिजिजू साहब की वर्ब है हैज़ बिन। फोर फ्रंट का मतलब होता है सबसे आगे, वैन गार्ड भी बोलते हैं, एवेंट ग्रेड भी बोलते हैं, है ना, सब इसके सिनोनिम्स है लीडिंग पोजीशन वाली किसी पर्सन के लिए। इसको पायनियर भी बोलते हैं। फ्लो, लूप होल्स, डेफिशिएंसीज, किसी सिस्टम की कमियां। चलिए, कह रहा देयर इज लिटिल डाउट दैट द गवर्नमेंट्स एंगर इज टुवर्ड्स द 2015 जजमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच स्ट्राइकिंग डाउन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन और एनजेसी। अब बता रहा है इस पूरी कड़वाहट का कारण क्या है। कह रहा है जी कोई डाउट ही नहीं है हमें, तो देयर इज लिटिल डाउट। और किस चीज़ का? ये सरकार का जो एंगर है ना, सारा जो ये गुस्सा है, रेज है, ये किस तरफ है जी? ये टुवर्ड्स है 2015 की जजमेंट की तरफ। और जजमेंट किसकी है? एक संवैधानिक पीठ की, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की। बेंच मतलब अ ग्रुप ऑफ जजेस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक जजमेंट दी थी 2015 में, उसी की वजह से सरकार आज भी गुस्सा है 2023 में। अब इस बेंच ने कौन सी जजमेंट दी थी? स्ट्राइक डाउन करते हुए, कैंसिल करते हुए, दरकिनार करते हुए, सेट असाइड या ले असाइड करते हुए फॉर्मेशन को, बनाए जाने को एक एनजेएसी नाम के कमीशन की, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की। तो सरकार ने एनजेएसी नाम की कमीशन बनाने की कोशिश की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक जजमेंट बिठा दी, बेंच बिठा दी और जजमेंट दे दिया कि सरकार का ये मूव गलत है, हम तो नहीं बनने देंगे। तो वहीं से सारा झगड़ा शुरू हुआ है 2015 से। डाउट की वर्ब है इज, एंगर की वर्ब है इज, स्ट्राइक डाउन करना, किसी चीज को दरकिनार करना, कैंसिल करना, एब्रोगेट करना, सेट या ले असाइड करना, है ना। ये फ्रेजल वर्ब आप देख चुके होंगे। किसी भी ऑफिशियल जजमेंट को या किसी भी मूव को सरकार के या किसी के भी अगर कोर्ट कैंसिल करती है ना, तो उसको स्ट्राइक डाउन करती है। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी वाइल फ्यू वुड डिसएग्री दैट द कोलिजियम सिस्टम नीड्स रिफॉर्म, द गवर्नमेंट्स मोटिव इन कैरिंग ऑन a campaign against the judiciary in the name of seeking reform in the appointment process is questionable। कह रहे जहां ना के बराबर ही, फ्यू लिखा है ना, अ फ्यू नहीं लिखा, द फ्यू नहीं लिखा, तो बिना अ और द के फ्यू का मतलब होता है क्लोज टू जीरो। कह रहे जहां ना के बराबर ही कोई आदमी होंगे जो डिसअग्री करेंगे इस चीज से कि कोलिजियम सिस्टम को रिफॉर्म्स की जरूरत है, जहां सब मानते हैं कि रिफॉर्म सही है, ना के बराबर ही कोई होगा जो कहेगा नहीं है जरूरत, डिसअग्री करेगा। कह रहे वहीं जो गवर्नमेंट की मंशा है ना, मोटिव है, और किस क्या करने में, कैरी ऑन करने में, कैंपेन को आगे बढ़ाने में, एक अभियान को, और किसके खिलाफ? न्यायपालिका के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ। और कैसे? इस चीज़ का सहारा लेके, इस चीज़ के नाम पे, इन द नेम ऑफ, और किस चीज़ के नाम पे? रिफॉर्म को सीख करने का, सुधारों को लाने का। और किसमें? अपॉइंटमेंट की प्रोसेस में। कह रहा है ये जो मोटिव, ये जो मंशा है, ये भी सवालों के घेरे में है, ये भी क्वेश्चनेबल है। तो सरकार रिफॉर्म का सहारा लेके, रिफॉर्म के नाम पे खुद कंट्रोल पाना चाह रही है जजेस की अपॉइंटमेंट और प्रमोशन में। तो कोलिजियम सिस्टम को तो रिफॉर्म चाहिए, लेकिन इस बात पे भी पूरा सवाल हम उठाते हैं कि सरकार की मंशा भी ठीक लग नहीं रही है रिफॉर्म का सहारा लेकर के। चलिए, फ्यू की वर्ब है वुड डिसएग्री, सिस्टम की वर्ब है नीड्स, मोटिव की वर्ब है इज। इन द नेम ऑफ मतलब के नाम पर, के नाम पर। इसको मैं यूज करके दिखा देता हूं। आप इस वर्ड को, इस फ्रेज को हर रोज यूज करते हो अपनी बोलचाल की भाषा में। जैसे आप बोल रहे हो समीर ने वो सब कुछ किया मनोज के लिए जो वो दोस्ती के नाम पे जो वो कर सकता था। समीर ने वो सब कुछ किया मनोज के लिए, या बहुत कुछ किया मनोज के लिए जो दोस्ती के नाम पे वो कर सकता था। तो समीर डिड एवरीथिंग ही कुड फॉर मनोज, या समीर डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मनोज इन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के नाम पे, है ना। जो हिंदी में आप बोलते हो, हिंदी या गुजराती, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज आपकी, ये फ्रेज आप बहुत रेगुलरली रूटीन लैंग्वेज में यूज करते हो, अंग्रेजी में भी किया जा सकता है। चलो आगे बढ़े, आए नेक्स्ट पैराग्राफ पे। जो ग्रामर कॉन्सेप्ट ऊपर रह गया उसको एक बार देख लो। देखो ये स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको इन्फिनेटिव को समझना पड़ेगा। इन्फिनेटिव कई तरह के हैं, लेकिन बेसिकली दो तरह के इन्फिनेटिव हमें याद रखने हैं, अच्छे से मास्टर करना है। एक है सिंपल इन्फिनेटिव, एक है परफेक्ट इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव अलग अलग वॉइस में भी होते हैं, तो सिंपल भी एक्टिव पैसिव दोनों तरह से होगा, परफेक्ट भी एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से होगा। अब इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी? सिंपल इन्फिनेटिव टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, टू प्ले, टू गो, टू सिंग, टू डांस, टू स्लीप, टू ईट, टू लाफ, है ना। टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म ये होती है सर एक्टिव में।
और 2b प्लस में v3 ये होती है सिंपल इन्फिनिटिव पैसिव में। अब ये स्ट्रक्चर आप खुद भी बना सकते थे। देखो 2 के बाद में तो वर्ब की बेस फॉर्म आएगी तो b आ गया, और v3 आना ही है, b प्लस v3 बनेगा तभी पैसिव बनेगा, है ना। तो ये दोनों पैसिव बना रहे हैं, ये दोनों पैसिव बना रहे हैं, और ये 2 के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आ रही है। तो खुद भी बना सकते हो आप अगर आपको एक्टिव पैसिव और बेसिक्स इंग्लिश के पता है तो। अब ये तो था सिंपल इन्फिनिटिव। दूसरा है परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट लगा हुआ है तो इसमें हैव प्लस v3 तो होगी ही होगी, हैव प्लस v3 तो होगी होगी। तो टू हैव v3 परफेक्ट इन्फिनिटिव एक्टिव में, और टू हैव बिन v3 परफेक्ट इन्फिनिटिव पैसिव में। परफेक्ट टेंस का पैसिव भी ऐसे बनाया जाता है, हैज हैव प्लस बिन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन्फिनिटिव में भी वही किया गया है। तो जो लोग बेसिक समझते हैं ना, ये इन्फिनिटिव की फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको खुद भी बना सकते हो। अब जो चीज सीखने की है वो ये है, सिंपल इन्फिनिटिव एक ऐसे काम को दिखाएगा, वर्क को दिखाएगा जो पेंडिंग है, और परफेक्ट इन्फिनिटिव ऐसे एक वर्क को दिखाएगा जो फिनिश्ड है। परफेक्ट टेंस का काम भी तो होता है फिनिश्ड एक्शन को दिखाना। आई हैव ईटन माई फूड, मैंने खाना खा लिया है, तो फिनिश्ड एक्शन है ना। तो परफेक्ट में हमेशा फिनिश्ड एक्शन दिखाएगा इन्फिनिटिव भी, और सिंपल में दिखाएगा पेंडिंग एक्शन। अब इस फॉर्मूला को मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। द चेयरमैन डिसाइडेड टू रिजाइन या टू बी रिजाइंड फ्रॉम द जॉब। चेयरमैन साहब ने डिसाइड किया कि वो जॉब से रिजाइन करेंगे। अब मुझे बताओ, जब उन्होंने डिसाइड किया था तब ये रिजाइन करने का काम पेंडिंग था या हो चुका था? ऐसा तो नहीं है पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया और फिर डिसाइड कर लिया मैं रिजाइन करूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? भैया पहले आप डिसाइड करोगे फिर आप काम करोगे। तो डिसाइड वर्ब के लिए रिजाइन नाम का जो इन्फिनिटिव है ना, या जो वर्ब है, ये भी पेंडिंग है। तो पेंडिंग है तो हम यहाँ पे सिंपल इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे, या तो एक्टिव में या पैसिव में। अब वो एक्टिव पैसिव देख लेते हैं। रिजाइन कौन करेगा, चेयरमैन करेगा या चेयरमैन को रिजाइन करवाया जाएगा? भाई चेयरमैन ही रिजाइन करेगा। चेयरमैन रिजाइन करेगा तो ये सेंटेंस में एक्शन का डूअर है रिजाइन वर्ब के, तो ये इन्फिनिटिव सिंपल होगा और एक्टिव होगा क्योंकि सब्जेक्ट ही डूअर का काम कर रहा है। तो यहां पे इस पूरे एनालिसिस के बाद आप देखेंगे आपको लिखना चाहिए टू रिजाइन, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें, फॉर्मूला लगाना है आपको। ईच बोर्ड मेंबर वांटेड टू सिलेक्ट या टू बी सिलेक्टेड एज द चेयरमैन। हर बोर्ड मेंबर चाहता था कि वो सिलेक्ट हो जाए चेयरमैन के तौर पे। अब मुझे बताओ, पहले चाहेगा या पहले सिलेक्ट होगा? भाई पहले चाहोगे तभी सिलेक्ट होगे ना, सिलेक्ट होकर के कौन चाहेगा? पहले आप चाहोगे मुझे मिल जाए, फिर वो चीज़ आपको मिलेगी, है ना। तो ये काम अभी भी पेंडिंग है सिलेक्ट होने का, तो सिंपल इन्फिनिटिव ही लगेगा जो कि होगा एक्टिव या पैसिव में से एक। परफेक्ट तो नहीं लगेगा, परफेक्ट में तो काम हो चुका होता है। तो अगर ऐसा है, अब मुझे बताओ बोर्ड मेंबर सिलेक्ट होगा या सिलेक्ट करेगा? एक्शन का डूअर है या एक्शन का रिसीवर है? सर वो सिलेक्ट होना चाहता था, वो चाहता था कि उसे कोई सिलेक्ट करे। आई बात समझ में? एक्शन का रिसीवर होगा बोर्ड मेंबर, उसको सिलेक्ट किया जाएगा। तो टू बी वी थ्री वॉन्टेड टू बी सिलेक्टेड एज द चेयरमैन। तो ऐसे आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। अब ये दो सेंटेंस और भी देख लो। शी इज सेड टू हैव लेफ्ट, टू हैव लेफ्ट लिख दो यहां पे। शी इज सेड टू हैव लेफ्ट या टू हैव बीन लेफ्ट द टाउन आफ्टर द इंसिडेंट। ऐसा बताया जाता है कि वो टाउन को लीव कर चुकी है इस घटना के बाद, इस पूरे मामले के बाद उसने शहर छोड़ दिया है, ऐसा बताया जाता है। वो ऐसी बताई जाती है कि वो शहर छोड़ चुकी है। अब मुझे बताओ, पहले वो टाउन को छोड़ेगी या फिर ऐसा बताया जाएगा कि उसने छोड़ दिया है? यार वो छोड़ेगी ना, पहले टाउन को जब लीव करेगी उसी के बाद तो बताया जाएगा कि वो छोड़ के गई है। ऐसे कैसे बोल देंगे लोग कि वो छोड़ के चली गई? तो बताया जा रहा है तो वो छोड़ चुकी है, ये एक्शन कंप्लीटेड है, फिनिश्ड है, परफेक्ट इन्फिनिटिव का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। अब मुझे बताओ, वो टाउन छोड़ेगी या उससे टाउन छुड़वाया जाएगा? सर वही टाउन छोड़ने वाली है, तो यहाँ पे टू हैव वी थ्री यानी कि परफेक्ट इन्फिनिटिव एक्टिव में आएगा क्योंकि ये डूअर है एक्शन की। तो ये हैव बीन लेफ्ट वाला गलत है, इसको निकाल दो। और वैसे देखो, शी इज सेड टू हैव किल्ड या हैव बीन किल्ड इन अ रोड एक्सीडेंट लास्ट ईयर। ऐसा बताया जाता है या वो बताई जाती है कि वो मारी जा चुकी है एक रोड एक्सीडेंट में पिछले ही साल। अब यहाँ पे ये काम हो चुका है, पहले वो मारी गई है, फिर ऐसा बताया जा रहा है, तो एक्शन जो है परफेक्ट में आएगा। और काम इस औरत पे ही हो रहा है क्योंकि वो मारी गई है, उसने किसी को नहीं मारा है, इसलिए परफेक्ट में आएगा पैसिव। तो टू हैव बीन किल्ड इन अ रोड एक्सीडेंट लास्ट ईयर। तो बिल्कुल लॉजिक के साथ में स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला से इस फॉर्मूला को आपने कॉन्सेप्ट को सीखा है। आज के क्विज में कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा। बढ़े आगे, चलो। जिनके बेसिक्स अच्छे हैं उनके लिए खेल बन जाता है अंग्रेजी। मैं खेल रहा हूं ना आपके सामने, आप भी खेल सकते हो। थोड़ा बेसिक्स पे काम कर लो, होम पेज पे प्लेलिस्ट रखी है, सब चीजें वहां पे डिटेल में करवाई गई हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। करेक्ट टू आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चंस रेज्ड बाय द गवर्नमेंट आर क्वाइट सिंपल।
and has been repeatedly pointed out by the court as well as the political opposition। कह रहे जो सवालों के जवाब हैं, जो आंसर्स हैं, और किसके भाई आंसर्स हैं, कुछ एक सवालों के, कुछ एक इश्यूज के जो रेज किए गए हैं सरकार के द्वारा, द गवर्नमेंट के द्वारा। कह रहा वो जवाब बड़े सिंपल हैं और वो रिपीटेडली पॉइंटेड आउट हुए हैं, बार बार उनकी तरफ इशारा किया गया उन जवाबों पे, उन आंसर्स पे, और किसके द्वारा, एक तो कोर्ट के द्वारा और एक राजनीतिक विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, बीएसपी या एसपी के द्वारा। समझ गए ना, सरकार का जो ऑपोजिशन है। तो सरकार जो भी सवाल बार बार कोर्ट से पूछती है ना, कोर्ट खुद ही उनका जवाब दे चुकी है कि ऐसे करना चाहिए आपको, बस वो सरकार करने को तैयार नहीं है। आंसर्स आपका सब्जेक्ट है, इसकी दो वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है आर और दूसरी वर्ब है हैज़ बीन रिपीटेडली पॉइंटेड आउट। अब ये गलत है, आंसर्स के हिसाब से यहाँ पे हैव आना चाहिए। आई बात समझ में? और या फिर आपको यहाँ हैज़ लगाना था तो यहाँ लगा देते इट। सरकार के सवालों के जवाब बड़े सिंपल हैं और ये चीज़ पॉइंट आउट की गई है ऑपोजिशन के द्वारा, इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट बाय द ऑपोजिशन, है ना। या तो इट लगा देते एंड के बाद में तो हैज उसकी वर्ब बन जाती, तब ये मामला सही बैठ जाता। और अगर नहीं लगा रहे हो, इसको आपने आंसर्स की वर्ब बनाना है, आंसर्स को ही पॉइंट आउट किया गया है, तो फिर यहाँ पे हैव बीन रिपीटेडली पॉइंट आउट लिखो ताकि सेंटेंस की स्ट्रक्चर सही हो। तो एक एरर है सेंटेंस में, आपने सही कर दी। अब क्या सवाल है, क्या जवाब है उसके? कह रहा है इट कैन एड्रेस द नीड फॉर ए मोर ट्रांसपेरेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस बाय मेकिंग ए फ्रेश लेजिस्लेटिव एफर्ट टू एस्टैब्लिश अ न्यूट्रल मैकेनिज्म दैट डज नॉट इम्पिंज ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। कह रहे ये एड्रेस कर सकती है, इट कौन है? सरकार। सरकार संबोधित कर सकती है, सोल्यूशन कर सकती है इस नीड का, इस ज़रूरत का, जो है और ज़्यादा एक पारदर्शी और इंडिपेंडेंट प्रोसेस की। ऐसी प्रोसेस जो इंडिपेंडेंट भी है, आज़ाद भी है और पारदर्शी भी है, ट्रांसपेरेंट भी है। और किसके द्वारा, कैसे कर सकती है? मेक करके एक फ्रेश लेजिस्लेटिव एफर्ट को, लेजिस्लेटिव एफर्ट का मतलब है कानून बनाने की प्रक्रिया, फ्रेश का मतलब है नया, तो एक नया कानून बना करके एक नई प्रक्रिया के साथ में, और क्यों? ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके, आधार रखा जा सके एक न्यूट्रल मैकेनिज्म का, ऐसा मैकेनिज्म जिसमें किसी की भी हाँ या किसी की भी ना हो, जो सिस्टम से चले, बिल्कुल न्यूट्रल हो। और वही सिस्टम वाला मैकेनिज्म दैट डज नॉट इम्पिंज अपॉन, जो वॉयलेट नहीं करता है, सीमाओं को नहीं लांघता है इंडिपेंडेंस की, आज़ादी की, हमारी जुडिशरी की। तो जुडिशरी ने भी ये बोला एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें फिर किसी को कुछ कहना ना पड़े, अपने आप ही सिस्टम से पता लग जाए कौन हमारा सुप्रीम कोर्ट जज, कौन हमारा हाई कोर्ट जज, किस हाई कोर्ट का कौन जज। तो ऐसा सिस्टम बना दो तो हम भी तैयार हैं। आप तो एक नया सिस्टम बनाना चाह रहे हो कि हमारा वाला हटा करके आप वाला लगाएं, ये जो हम होने नहीं देंगे। इट की वर्ब है कैन एड्रेस, दैट की वर्ब है डज नॉट इम्पिंज ऑन। दैट आया है मैकेनिज्म के लिए, मैकेनिज्म का मतलब होता है सिस्टम। दैट सिंगुलर है, मैकेनिज्म सिंगुलर है, इसलिए दैट की वर्ब भी सिंगुलर दिखा रहा है, डज नॉट से शुरू हो रही है। इम्पिंज ऑन करना, बुरा प्रभाव छोड़ना, वॉयलेट करना या फिर सीमाओं को लांघना। कह रहे जी अंटिल सच एन एक्सरसाइज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अचीव फ्रूशन इट हैज़ टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज द प्रेजेंट सिस्टम अपॉइंटमेंट्स थ्रू द कोलिजियम। कह रहे जब तक ऐसी एक एक्सरसाइज, ऐसा एक पूरा जो सिस्टम है, और किस चीज़ का भाई? अमेंड करने का, रिफॉर्म करने का, सुधार करने का संविधान में। कह रहे जब तक ये एक्सरसाइज फ्रूशन को अचीव नहीं करती है ना, फ्रूशन का मतलब होता है फाइनल रिजल्ट, फल। कह रहे जब तक ऐसी एक्सरसाइज का कोई फल नहीं निकलता है, कोई हल नहीं निकलता है, तब तक इसको यानी कि सरकार को, यानी कि इट को अवॉइड बाय करना चाहिए, सख्ती से पालन करना चाहिए देश के कानून का, संविधान का, लॉ ऑफ द लैंड का। लॉ ऑफ द लैंड का मतलब जिस लैंड पे बैठे हो उसका लॉ क्या है, यानी उसका संविधान क्या है, तो इसको संविधान की पालना करना चाहिए। और कह रहा है वो क्या है लॉ ऑफ द लैंड? जो प्रेजेंट सिस्टम है अपॉइंटमेंट्स का कोलिजियम के थ्रू, है ना। तो ये मतलब होना चाहिए, जब तक नया आप कुछ ना कर दो तब तक पुराने सिस्टम में अड़ंगे मत अड़ाओ। एक्सरसाइज की वर्ब है अचीव्स, फ्रूशन का मतलब होता है फ्रूट, फाइनल रिजल्ट किसी भी चीज़ का, समझ गए ना, फैसला, फाइनल जो आपका निकल करके आता है आउटकम। इट आया गवर्नमेंट के लिए, इसकी वर्ब है हैज़। अबाइड बाय, इसका मतलब होता है सख्ती से फॉलो करना। अबाइड बाय, अडियर टू, कंप्लाई विद, तीनों का मतलब है सख्ती से फॉलो करना। याद रखें तीनों की जो प्रेपोजिशंस है वो फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है कि भाई अडेयर के साथ में विद आ जाएगा, अवॉइड के साथ में टू लगा दूंगा, कंप्लाई के साथ में बाय लग जाएगा। तीनों की फिक्स्ड है, इसी फॉर्म में यूज होंगी। रटना रट लो, देखना देख लो, बार बार रीड करोगे तो आप इसको अपने आप ही सीख जाओगे। चलिए और आगे बढ़े। कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड द इंप्रेशन दैट द गवर्नमेंट्स टैक्टिक्स आर बॉर्डरिंग ऑन वेल्ड वार्निंग्स। कह रहा है ये चीज़ बड़ी डिफिकल्ट है अवॉइड करना, इस इंप्रेशन को, इस छवि को, कि जो सरकार की टैक्टिक्स है ना,
सरकार के जो दांव पेच हैं, टैक्टिक का मतलब आप समझते हैं ना, दांव पेच, वो बॉर्डर ऑन कर रहे हैं, वो उस सीमा तक जा रहे हैं। बॉर्डर ऑन करना मतलब इस सीमा के बॉर्डर तक आना। और कहाँ तक बॉर्डर ऑन कर रहे हैं? वेल्ड वार्निंग्स तक, ऐसी वार्निंग्स तक जो छुपी हुई हैं। सामने से तो कर नहीं सकते, जज साहब को कोई वार्निंग दे नहीं सकते, ऐसा कर दो नहीं तो हम ऐसा कर देंगे, तो वो तो बोल नहीं सकते। हाँ, तो गुपे छुपे तरीके से वार्निंग दे रही है सरकार, इशारों के जरिए, है ना। इस वार्निंग वाले बॉर्डर पे आ चुकी है। अब वो कैसे आई है सरकार की टैक्टिक्स, ये बता रहा है कॉलम लगा के। Deliberately delaying an action on recommendation, semicolon, ignoring reiterated names even after multiple reconsideration, semicolon, and carrying on a campaign to delegitimize the institution। तो सरकार ऐसे दे रही है वार्निंग सारी, जानबूझ करके डिले करती है एक्शन लेने में कॉलेजियम सिस्टम की रिकमेंडेशंस पे। कई जगह वैकेंसीज पड़ी हैं हाई कोर्ट के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सरकार वहां जजेस को अपॉइंट नहीं कर रही है। कॉलेजियम सिस्टम ने बोल भी दिया कि अपॉइंट कर दो, पर सरकार जानबूझ के नहीं कर रही, इग्नोर कर रही है। बार बार रीआइट्रेट किए गए, दोहराए गए उन नामों को जजेस के, यहाँ तक कि मल्टीपल कंसिडरेशन के बाद भी, कई बार सोच समझने के बाद जब कंसिडरेशन दी जाती है सरकार को, उन दोहराए हुए नामों को भी सरकार अपॉइंट नहीं करती है। और कैरी ऑन कर रही है, आगे बढ़ा रही है एक कैंपेन को जो है डीलेजिटिमाइज करने का, असंवैधानिक बताने का इस पूरी जुडिशरी नाम के इंस्टीट्यूशन को। इसकी लेजिटिमेसी खराब करने की कोशिश कर रही है, इसको इलेजिटिमेट बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये सारे काम सरकार जो है ना ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट को वार्निंग दे रही है, जुडिशरी को, कि हम भी है ना, मतलब पीछे नहीं हटेंगे, आप हमारी नहीं मानोगे तो हम आपकी नहीं मानेंगे। इट की वर्ब है इज, गवर्नमेंट्स टैक्टिक्स की वर्ब है आर, बॉर्डरिंग ऑन। बॉर्डर ऑन करना मतलब इस हद तक, इस चीज के बॉर्डर तक आ जाना। वेल्ड, हिडन, वेस्टेड, अल्टीरियर, याद है ना, छुपा हुआ, क्लोक्ड, क्लोथिड, रिआइट्रेटेड, इंजेमिनेट, रिआइट्रेट, रिपीट, एको, हार्प ऑन, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। डीलेजिटिमाइज मतलब, लेजिटिमाइज मतलब वैधानिक बनाना, डीलेजिटिमाइज मतलब वैधानिकता ले लेना, किसी चीज़ को असंवैधानिक बता देना। It is surprising that it seeks to rein in a judiciary that has been quite accommodative of the government's concern on the judicial side in recent years। कह रहा बड़ा ही सरप्राइजिंग है, बड़ी ही हैरानी की बात है कि ये जो सरकार है ना, ये कोशिश कर रही है कि ये सीख कर रही है कि ये रेन इन करे। रेन इन करने का मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना, किसी पे शिकंजा कसना। ये चाहती है कि शिकंजा कसे जुडिशरी पे, इसको कंट्रोल करे। और वही जुडिशरी जो रही है काफ़ी एडजस्टिंग, काफ़ी एकोमोडेटिव सरकार की चिंताओं पे जुडिशल मामलों को लेकर के रिसेंट ईयर्स में। तो जुडिशरी ने, ये एक्चुअल में इशारा कर रहा है राम जन्मभूमि के मामले, जो बड़े बड़े मामले हैं जिस पे जुडिशरी ने सरकार के हित में, सरकार के पक्ष में फैसले दिए हैं। तो कह रहा है ऐसी जुडिशरी कोई कंट्रोल करना चाह रही है जो ऑलरेडी सरकार को बहुत एडजस्टमेंट भरा स्टांस दे रही है अपने जुडिशियल मामलों के अंदर। तो ये सरप्राइजिंग बात है, हैरानी की बात है। इट की वर्ब है इज सरप्राइजिंग, यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। सरप्राइजिंग मतलब हैरानी भरा, ये वर्ब नहीं है, एक एडजेक्टिव है ना, हैरानी भरा। इट की वर्ब है सीक्स, रेन इन करना, किसी को कंट्रोल करना, आप ऑलरेडी जानते हैं। दैट की वर्ब है हैज़ बिन, दैट आया है जुडिशरी के लिए, दैट आया है ना जुडिशरी के लिए। अकोमोडेटिव मतलब फुल ऑफ एडजस्टमेंट, जितना मर्जी एडजस्टमेंट करवा लो, जुडिशरी सरकार के लिए करने को तैयार हो जाती है। चलिए आगे ये कह रहा है जी, द ओनली कंक्लूजन इज दैट द करंट रिजीम वांट्स एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर हु गेट्स टू बी ए जज इन दिस कंट्री। कह रहा है इसका एक ही कंक्लूजन निकलता है इस पूरी बात का, और वो क्या है कि जो करंट रिजीम है, जो हाल में प्रशासन है, सरकार है, वो चाहती है अपना एब्सोल्यूट कंट्रोल, फुल कंट्रोल। और किसके ऊपर? जो भी आदमी गेट टू बी जज होता है, जो भी आदमी जज बनता है हमारे देश में। हु गेट्स टू बी ए जज, गेट्स टू का मतलब है जिसको जज बनने का मौका मिलता है ना। हु गेट्स टू बी, एक स्ट्रक्चर होती है गेट टू बी, क्या बनने का मौका आपको मिल रहा है। आई गेट टू बी द कैप्टन ऑफ द टीम, मुझे मौका मिला टीम का कैप्टन बनने का, है ना। हु गेट्स टू बी जज। कह रहा सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस दैट प्रिवेंट्स एनी वन ब्रांच गेनिंग द अपर हैंड इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। कह रहे एक सिस्टम जो है ना चेक्स और बैलेंसेस का, चेक का मतलब होता है कंट्रोल करना, बैलेंस का मतलब होता है संतुलित करना। चेक एंड बैलेंस के सिस्टम को हर मशीनरी में लगाया जाता है कि मशीन जो है, समझ गए ना, संतुलित वे में काम करे, जो काम करना है उसको वही काम करे। तो कह रहा है ऐसा ही एक चेक और बैलेंस का जो सिस्टम है हमारे देश की डेमोक्रेसी की मशीनरी में, और वही सिस्टम जो प्रिवेंट करता है किसी भी एक ब्रांच को गेन करने में अपर हैंड को, इन्फ्लुएंस को दूसरी ब्रांच पे। कह रहा है वो इसेंशियल है, बड़ा ज़रूरी है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के लिए, डेमोक्रेसी के कामकाज के लिए, है ना। तो ये सिस्टम होना ही चाहिए। ऐसा कभी भी ना हो कि कार्यपालिका जुडिशरी पे ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस कर गई, जुडिशरी जो है न्यायपालिका जो है व्यवस्थापिका पे कर गई। तो ये तीनों इंडिपेंडेंट आज़ाद हैं, एक दूसरे पे इनको इन्फ्लुएंस लाना नहीं चाहिए। अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, इसकी वर्ब है इज, इसेंशियल का मतलब है जरूरी यानी नेसेसरी। दैट की वर्ब है प्रिवेंट्स, दैट आया है सिस्टम के लिए, सिस्टम सिंगुलर है इसलिए दैट की वर्ब भी सिंगुलर है। बैलेंसेस के लिए नहीं आया, सिस्टम ऑफ बैलेंसेस के लिए दैट आया है, सिस्टम तो सिंगुलर नाउन है।
चलिए यहीं रैप अप करें सेशन को। थोड़ा पढ़ने में आपको लगा होगा नए टाइप का है ना। स्ट्रक्चर्स भी काफ़ी अच्छी आई हैं, लेकिन ओवरऑल ईजी आर्टिकल था। क्वेश्चंस देखेंगे फटाफट से। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव, कौन सा विकल्प पुट फॉरवर्ड किया गया है, सामने रखा गया है, आगे लाया गया है जुडिशरी और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के द्वारा, और किसके सामने? प्रेजेंट कोलिजियम सिस्टम के ऑल्टरनेटिव के तौर पे। तो जुडिशरी ने क्या बताया है, पॉलिटिकल अपोजिशन ने क्या बताया आज तक कि कोलिजियम सिस्टम की जगह पे क्या लाना चाहिए, क्या करना चाहिए इनफैक्ट, है ना। इसको बंद कर दें, इसको डिसकंटिन्यू कर दें, या एनजेएसी को ले आए, फॉर्मेशन कर दें इस कमीशन की, या कोलिजियम सिस्टम में सुधार करें, इसमें अमेंडमेंट करें, या फिर फॉर्म करें एक न्यूट्रल मैकेनिज्म को, ऐसा मैकेनिज्म जिसमें किसी का कुछ हाँ या ना हो ही ना, अपने आप वो सिस्टम काम करे, बिल्कुल जो है वो एरर फ्री हो। तो चारों में से कौन सी चीज़ सुझाई है जुडिशरी ने आज तक? जिसने अच्छे से आर्टिकल पढ़ा है, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट या सेकंड लाइन में इसका आंसर रखा हुआ है। एक बार खुद से कोशिश करो, कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, वहां से मैच कर लेना, एक बार पहले खुद से ट्राई दो। सेकंड में आपसे पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल व्हाट सीम्स टू बी द प्रेजेंट रीजन बिहाइंड द गवर्नमेंट्स अटैक ऑन द जुडिशरी। आर्टिकल के हिसाब से एपरेंट रीजन क्या है, जाहिर तौर पे कारण क्या है सरकार के वर्बल अटैक्स का जुडिशरी के ऊपर? सरकार क्यों कर रही है अटैक? सरकार कोलिजियम सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहती है, सरकार केस लोड को डिक्रीज करना चाहती है देश में, सरकार चाहती है कि रेडिकेशन हो जाए करप्शन का जुडिशियल सिस्टम में से, या सरकार चाहती है कि उसको कंट्रोल मिल जाए जजेस की अपॉइंटमेंट में। तो क्यों ऐसा हो रहा है आपको बताना है। थर्ड पे आ जाओ। इंजेमिनेट वर्ड का एक सिनोनिम आपको चारों में से निकालना है, और जो आपका सिनोनिम बन जाए ना, मान लो वैनगार्ड आपका सिनोनिम हो, तो बाकी तीन के मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए। नहीं पता है तो अभी चेक कर लेना, है ना। चलो, चौथे पांचवे में दो एरर्स मिलेंगी। पहली एरर आपको शायद यहां मिल जाए, शायद, है ना, और दूसरी एरर है हो सकता है इस फ्रेज में आपको मिल जाए। कोशिश करो ढूंढने की, दोनों एरर्स के हिंट मैंने आपको दे दिए। सिक्स में पूछा है वर्बल अटैक, शार्प वर्बल अटैक के लिए कौन सा वन वर्ड है? 3-4 बताएं आपको, कोई भी एक यूज कर लो। और सातवें में आपसे पूछा है, जो ऐसी चीज होती है किसी फील्ड में लीड करे, उसके लिए किस वन वर्ड से आपको उसको डिनोट करना है? 3-4 वन वर्ड्स आपको बताए हैं। सबसे आगे वाली चीज जो होती है किसी भी फील्ड की, उसके लिए एग्जाम्पल दिया था ना आपको इलोन मस्क का, तो सबसे आगे वाले आदमी या चीज के लिए कौन सा वन वर्ड आप यूज करेंगे? सातों क्वेश्चंस इसी वीडियो के, इसी लेक्चर के नीचे के फर्स्ट कमेंट में जाओ और वहां से इनके आंसर्स निकाल लो। रीड मोर पे क्लिक करोगे ना, रीड मोर, तो नीचे आपको सबके आंसर्स मिलेंगे। मेरे आंसर से अपने चेक करो, आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना, है ना। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले। मुलाकात होगी कल की क्लास में। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।